Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the law of chemical combination. Students, we know that chemistry main aspect is chemical reactions, and chemical reaction follow certain laws. These laws are called laws of chemical combination. तो मेनली ये 5 लॉ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. एंड फिफ्थ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जिसको हम बोलते हैं गे-लुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोनी लवोजियर इन 1789. क्लियर. 1789 में लेवोजियर ने इस लॉ को दिया था, जिसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास. लेवोजियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं. ठीक है. तो ये लॉ क्या बताता है, ड्यूरिंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ड्यूरिंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट. ये कहता है जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होगा तो जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. ठीक है, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो चाहे कोई केमिकल चेंज हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारे पास, व्हेन आइस चेंज इनटू वाटर और वाटर चेंज इनटू आइस. ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. और इसमें आप जितना पानी लोगे उतनी आपकी बर्फ़ जमेगी और जितनी बर्फ़ होगी उतना ही आपका पानी बनेगा. यानी कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल है केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में जैसे आपने एग्जांपल ले लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड का. ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. जब आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कराते हो तो आपके पास क्या आएगा, मरकरी प्लस ऑक्सीजन, हाफ O2 हो जाएगा. ठीक है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड अगर आपका 100 ग्राम है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड अगर आपका 100 ग्राम है तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कितना होगा, इसमें मरकरी का मास होगा 92.6 ग्राम. ठीक है, और ऑक्सीजन का मास आपका हो जाएगा 7.4 ग्राम. अब आप देख लीजिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका एडिशन 100 ही आएगा. यानी कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब आता है क्या सारी आपकी जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, क्या वो इस लॉ को फॉलो करती हैं? नहीं, सारी रिएक्शन इसको फॉलो नहीं करती. तो इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं करती. ठीक है, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं तो आपका बहुत सारा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. न्यूक्लियर रिएक्शन इसको फॉलो नहीं करती. इसके लिए आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुना होगा आपने, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू mc². m का मतलब क्या है, मास लूज ड्यूरिंग रिएक्शन. ठीक है, मास लॉस ड्यूरिंग रिएक्शन. और c का मतलब क्या है, तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट. c किसको शो करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को शो करता है. ठीक है, तो इसमें क्या बताता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है
तो उसका कुछ मास जो है वो लॉस्ट हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। इसीलिए आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मॉडिफाई कर दिया और इस लॉ को क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी में यहाँ लिख देती हूँ, इसको मॉडिफाई करके क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्लियर। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपका मास और एनर्जी होंगे ना वो इक्वल होंगे, यानी कि कुछ अमाउंट आपका जो मास का है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस लॉ को मॉडिफाई किसने किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और उन्होंने क्या बताया था कि इस लॉ को मॉडिफाई करके क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और कुछ मास जो लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। ये है आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन। क्लियर। इसके बाद इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास रिएक्ट करेगा 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ, और दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं, AgNO3। किसके साथ रिएक्ट करता है ये करता है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ। ठीक है, और आपका क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट नहीं सोडियम नाइट्रेट आएगा भाई, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड तो सिल्वर तो यहाँ आपका इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये सोडियम इस नाइट्रेट के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। ये एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ये रिएक्शन हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके पास चीज़ें पहले से दी हुई हैं आप उनको मेंशन कर लो। ठीक है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम है, 5.85 ग्राम, तो मैंने इसको लिख लिया 5.85 ग्राम। AgCl आपका दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, ये रहा 14.35। ठीक है, अच्छा सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है 8.5 ग्राम। अब इसको निकालना है तो इसको मैंने मान लिया X। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा, यानी कि इन दोनों का एडिशन X प्लस 5.85 इज इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5। ठीक है, तो ये X हमने यहीं रख लिया और ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 और 8 होता है 22.85 और ये इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5.85, तो आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी 17.00 ग्राम, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना आ गया, 17.00 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी लिमिटेशन क्या है ये पूछी जाती हैं, तो हमारा एक लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये लॉ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझने के लिए आप इस टाइप के और भी सैम्पल प्रॉब्लम ज़रूर करके देखना।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।